राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फ्यूचर फार्मिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कपास की वैज्ञानिक खेती कैसे करें और कपास की एडवांस टेक्नोलॉजी से खेती कैसे करें। साथ ही हम बात करेंगे कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें और हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, सिंचाई एवं खाद उर्वरकों का सही अनुपात में छिड़काव करना एवं कीटों का नियंत्रण एवं रोगों का नियंत्रण, ऐसे सभी पॉइंटों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जैसे कि किसान भाइयों, हर बार की तरह मैं यह वीडियो भी एक ऐसे किसान भाई से मिलकर बना रहा हूं जो पिछले कई वर्षों से कपास की खेती कर रहे हैं और कपास की खेती में बहुत ही अच्छा उत्पादन हमारे क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप कपास की खेती में बहुत ही अच्छा उत्पादन और प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हो। तो आइए किसान भाइयों, हम शुरू करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट के साथ, खेती का समय। जैसे कि किसान भाइयों, कपास एक खरीफ की फसल है। इसके लिए आप इसकी खेती अप्रैल से लेकर मई और जून के महीने में इसकी बुआई कर सकते हो। अगर हम उत्तम समय की बात करें तो 15 अप्रैल से 15 मई का समय बहुत ही अच्छा माना जाता है कपास की खेती के लिए। तो आप इस समय पर कपास की खेती कर सकते हो, जिससे कि बहुत ही अच्छा तापमान रहने के कारण आपके कपास के बीज का अंकुरण बहुत ही अच्छा होता है और पौधे का वृद्धि भी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद हम हमारे दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा। वैसे तो किसान भाइयों, कपास की खेती कोई सी भी मृदा में की जा सकती है, लेकिन अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना हो तो उसके लिए काली, चिकनी दोमट या दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, जिस मृदा का पीएच मान 5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। यह खेती कपास के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वहीं पर हमें खेती का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मृदा जल निकासी वाली उपयुक्त मृदा होना चाहिए। अगर हमारी मृदा में जल अधिक देर तक ठहरता है या कुछ दिनों तक ठहरता है तो हमारी फसल को क्षति पहुंचा सकता है, जो नए नए रोगों को आगमन देती है, जिससे हमारी फसल में अधिक खर्च लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी खेत का और मृदा का चयन कर सकते हो। उसके बाद हम हमारे तीसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कपास के लिए खेत की तैयारी। कपास की खेती के लिए किसान भाइयों, हमें खेत का चयन करने के पश्चात खेत की तैयारी करानी होती है, जिसमें हम पहली बार मिट्टी पलटने वाले हल से 1 से 2 जुताई कराएंगे। उसके पश्चात हम खेत में पूर्ण रूप से पकी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का छिड़काव करेंगे, जिसमें 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें गोबर की खाद खेत में डलवा देना चाहिए। उसके पश्चात खाद को फैला देना चाहिए। उसी के साथ हम कुछ बेसल डोज डालेंगे, जिसमें एसएसपी 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, डीएपी 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से और जिप्सम 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खाली खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। और अगर हमारे खेत में दीमक की समस्या हो तो रेजेंट 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खाली खेत में छिड़काव करने के पश्चात खेत में रोटावेटर या पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए। उसके पश्चात हमें खेत में क्यारियों का निर्माण करना होता है। बेड से बेड की दूरी 3 से 4.5 फीट की दूरी पर हम बेडों का निर्माण कर सकते हो। उसके बाद हमें खेत की तैयारी ऐसे करनी चाहिए जिससे कि हमारी खेत में वर्षा का जल या जल भराव की समस्या नहीं होना चाहिए। अगर जल भराव की समस्या होगी तो आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारे खेत में खर्च अधिक लगेगा, रोगों का आक्रमण होगा। इसलिए आप ऐसी तैयारी करें जिससे कि हमारी खेत का अधिकतम जल हमारे खेत से बाहर निकल जाना चाहिए। उसके बाद हम हमारे अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं, कपास के लिए खाद एवं उर्वरकों की मात्रा। किसान भाइयों, खाद एवं उर्वरक में हम 2 तरीके से बात करेंगे। सबसे पहला, कितने खाद की आवश्यकता होती है और दूसरा बेसल डोज के रूप में। तो आप 2 तरीके से खादों का चयन कर अपने खेत में छिड़काव कर सकते हो, जिसमें हमने गोबर के खाद के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है। अब हम रासायनिक खादों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारा खादों का शेड्यूल इस तरीके से रहेगा, जिसमें नाइट्रोजन 100 से 150 किलोग्राम संकर किस्मों के लिए और उन्नत हाइब्रिड किस्मों के लिए 80 से 120 किलोग्राम। वहीं पर फास्फोरस की बात करें तो 70 से 80 किलोग्राम संकर किस्मों के लिए और 40 से 60 किलोग्राम उन्नत किस्मों के लिए। पोटास की बात करें तो 40 से 45 किलोग्राम संकर किस्मों के लिए और 20 से 30 किलोग्राम उन्नत हाइब्रिड किस्मों के लिए। वहीं गंधक और सल्फर हमें 25 से 30 किलोग्राम संकर किस्मों के लिए और उन्नत किस्मों के लिए 1 हेक्टेयर के लिए हमें चयनित करना चाहिए। इस तरीके से आप खाद का चयन कर सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों, हम बेसल डोज की बात कर लेते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सबसे पहला बेसल डोज हमारी फसल को 30 से 35 दिन होने पर देना है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दूसरा बेसल डोज हमें हमारी फसल के 50 से 55 दिन होने पर देना है। उसके बाद हमारा तीसरा बेसल डोज हमारी फसल को 70 से 80 दिन होने पर देना है और चौथा बेसल डोज आप 100 से 120 दिन होने पर दे सकते हो। तो किसान भाइयों, आपने यह चारों बेसल डोज स्क्रीन पर देख लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे जैसे आपकी फसल बड़ी होती जाए वैसे वैसे आप खाद का चयन कर अपने खेत में डाल सकते
सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं कपास की उन्नत किस्में। कपास की उन्नत किस्में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें सबसे पहले अजीत की 155 आती है, दूसरे नंबर पर आती है क्रिस्टल की 09, राशि की 926, राशि की 773 और राशि की 776। उसके बाद राशि की 659, कावेरी की जादू किस्म, कावेरी की मनी मेकर, आदित्य मोक्ष। तो किसान भाइयों यह थी कुछ उन्नत किस्में जिसका आप चयन कर सकते हो अपनी खेती के लिए। और किसान भाइयों अगर आपके क्षेत्र के हिसाब से एवं आपके क्षेत्र की मृदा के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से आपके क्षेत्र की उन्नत किस्म का आप चयन कर सकते हो सकता है कि आपके क्षेत्र में यह उन्नत किस्में नहीं हो, या हो सकता है ऐसा कि आपके क्षेत्र में कुछ और किस्में चलती हो। इसके लिए आप अपने क्षेत्र के हिसाब से वहाँ की उन्नत किस्म का चयन कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम बीज दर पर बात कर लेते हैं। किसान भाइयों अगर मेरे द्वारा बताई गई खेत की तैयारी एवं क्यारियों का निर्माण करते हो तो उसमें आपको 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता होगी। लेकिन आप अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से खेत की तैयारी कर क्यारियों का निर्माण करते हो एवं दूरी में भी कम ज़्यादा करते हो तो आपकी बीज की मात्रा भी कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आप बीज का चयन भी अपने खेत की तकनीक के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बीज का उपचार। किसान भाइयों जैसे कि हमने हमारी खेत के लिए उन्नत किस्म का चयन कर लिया, उसके बाद हमने उसकी दर भी ले ली, लेकिन अगर हम बीज का उपचार नहीं करेंगे तो उसमें कई सारे फंगसों का एवं रोगों का आक्रमण होता है जिससे हमारी फसल एवं अंकुरण को क्षति पहुंचाते हैं। जिससे बचाव के लिए हमें खेत में बीजों को बुआई से पहले उपचारित करना चाहिए, जिसके लिए आप कार्बोफ्यूरान, इमिडाक्लोरोप्रिड, ट्राइकोडर्मा विरिडी या कार्बेंडाइजिम इन 4 दवाओं में से एक दवा का चयन आप अपनी कपास के बीजों को उपचार करने के लिए कर सकते हो। उपचारित करने के पश्चात हम खेत में बीजों की बुआई करेंगे। इसके लिए हम अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं बुआई पर। कपास की बुआई तो किसान भाइयों मजदूरों द्वारा कराई जाती है, जिसमें आपको हाथों से एक एक बीजों को बोना होता है, जिसमें हम सर्वप्रथम क्यारियों का निर्माण करेंगे, जिसमें हम बेड से बेड की दूरी पूर्वानुसार 3 से 4.5 फीट तक रखेंगे, जिससे हमारे कपास की जो शाखा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फैलेगी और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। इसलिए आप पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखकर और क्यारी से क्यारी की दूरी 3 से 4 फीट रखकर बुआई कर सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात कर लेते हैं कपास में इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग को हिंदी में अंतर फसल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक फसल के साथ दूसरी फसल को मिलाकर बोना। इसलिए किसान भाइयों आप कपास के साथ मिर्ची, तुअर, मूंग, मूंगफली और मक्का जैसी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर कपास की खेती कर सकते हो, जो बहुत सारे लाभों को दर्शाती है, जिससे मृदा का अधिकतम उपयोग एवं उपज में भी वृद्धि होती है। इसलिए किसान भाइयों आप कपास की फसल में इंटरक्रॉपिंग कर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। उसके बाद किसान भाइयों हम अगले पॉइंट सिंचाई की बात कर लेते हैं। अगर हमने बेड बनाकर लगाया है तो हमें एक क्यारी छोड़कर दूसरी क्यारी में सिंचाई करना चाहिए। इस तरीके से आप सिंचाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे कि किसान भाइयों हमारी कपास की फसल एक खरीफ की फसल है, जिसमें आप समय समय पर सिंचाई कर सकते हो। जब हमारी फसल में शाखाएं निकल रही हो उस अवस्था में सिंचाई कर सकते हो। जब हमारी फसल में फूल एवं फलों की बनने की अवस्था हो उस समय पर सिंचाई कर सकते हो। उसके पश्चात जो गेंठों की अवस्था होती है, जब गेंठों पूर्ण रूप से पक रहे हो उस समय पर हम सिंचाई कर सकते हैं। जिस समय हमारे कपास के गेंठे खुल रहे हो उस समय पर हम सिंचाई कर सकते हो। तो किसान भाइयों आप इस तरीके से कपास की खेती में भी सिंचाई कर सकते हो। सिंचाई के बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों हम कपास की खेती में खरपतवार नियंत्रण। वैसे तो किसान भाइयों हमें कपास की फसल में मजदूरों द्वारा निंदाई गुड़ाई करा देना चाहिए। उसके अलावा हमें बुआई के 15 से 20 दिन होने पर कोल्पा या डोरा द्वारा हमारे खेत में खरपतवारों का नियंत्रण कर देना चाहिए। इसके बाद किसान भाई हम रासायनिक दवाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें पायरेटोब्रेक सोडियम, फ्लूक्लोरीन और पेंडोमेथालिन इन 2 दवाओं का आप अपने खेत में बुआई के पूर्व छिड़काव कर सकते हो। उसके पश्चात बुआई करोगे तो उससे हमारे खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं। किसान भाई हमने खरपतवार नियंत्रण कर लिया। इसके बाद हमारी कपास में लगने वाले कीट एवं रोगों पर बात कर लेते हैं। उससे पहले किसान भाइयों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हो। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम कीटों पर। कीटों में किसान भाइयों हरा मच्छर, सफ़ेद मक्खी, माहो, तेला या मिलीबग इस प्रकार के जो छोटे कीट होते हैं यह हमारी कपास की फसल में सबसे अधिक क्षति पहुंचाते हैं, जो हमारी फसल का रस चूसते हैं एवं वायरस फैलाते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। जिनके नियंत्रण के लिए आप सबसे पहले खेत में पीली या हरी ट्रैप लगा सकते हो, जिससे यह मच्छर चिपक जाते हैं। उसके पश्चात आप रासायनिक दवाओं से इनका नियंत्रण कर सकते हो, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें थायोमिथेक्सोम 25 WG,
उसके बाद दूसरी रासायनिक दवा है एसिडामेप्रिड 20 SP। उसके बाद तीसरी दवा है इमिडाक्लोप्रिड। इन 3 दवाओं में से आप एक दवा का चयन कर इन मच्छरों का बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ अन्य कीटों की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अमेरिकन सुंडी जो हमारी कपास की फसल पर लगने वाले फल को खाती है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें खेत में कीटरोधक किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर हमारी फसल पर इसका आक्रमण हो गया हो तो साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, इन 2 दवाओं में से एक दवा का छिड़काव हम हमारी फसल पर कर इस कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों हम कुछ रोगों की बात कर लेते हैं। हमारी कपास की फसल पर धब्बा एवं जीवाणु झुलसा रोग, धब्बे वाले कई प्रकार के रोग होते हैं और पौधों पर अंगमारी रोग, यह कुछ रोग होते हैं जो हमारी फसल पर बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, जिनका समय पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों हमें इन रोगों से बचाव के लिए हमें खेत में बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर बोना चाहिए और अगर हमारी फसल पर इन रोगों का आक्रमण दिखे तो हमें स्टेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना चाहिए। तो किसान भाइयों यह थे कपास में लगने वाले कुछ कीट एवं रोग। उसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कपास की चुनाई या तुड़ाई। जब हमारी कपास की फसल को पूर्ण रूप से खाद एवं उर्वरक एवं सिंचाई का जल, खरपतवारों का समय पर नियंत्रण एवं कीट और रोगों का सही समय पर नियंत्रण होगा तो हमारी कपास की फसल पर बहुत ही अच्छे फूल लगेंगे और उन फूल के खिलने पर उसमें से कपास भी निकलेगा। जब हमारी कपास के फूल पूर्ण रूप से सूख जाए, जब हमें कपास की फसल की चुनाई करना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों हम उपज पर बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों हर क्षेत्र में उपज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जिसमें आप संकर किस्मों में 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन प्राप्त कर सकते हो और वहीं पर आप बीटी या कुछ हाइब्रिड किस्मों की कपास की खेती कर रहे हो तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से कपास का उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों यह थी कपास की खेती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है उसके लिए कमेंट कर दो।